जीती गई, सीधा सीधा नारा लगाया था 4 मई जीती गई, आज 5 मई है। बड़ी खुशी आपके चेहरे पर आज। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने बंगाल में जिस तरीके की जीत हमारी हुई है, आ, ऐसा अगर मीडिया चैनल्स को भी देखें, एग्जिट पोल को भी देखें, कहीं पर इतनी फिगर नहीं दिखाई जा रही थी। और इतना अंडर करंट है, इतना दीदी के खिलाफ गुस्सा है बंगाल में। ये गुस्सा हर कोई, बंगाल एक बड़ा सभ्यता से भरा हुआ प्रदेश है, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी बातों को बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते, और जो कदम लेते हैं वो हमेशा उनके बैलेट बॉक्स में या ईवीएम के माध्यम से ही आपके सामने आते हैं। और ये देखिए, बंगाल की जनता ने करके दिखाया कि जैसे माहौल बंगाल का बना, जैसे डेमोग्राफी बंगाल की ख़राब करने की कोशिश की गई धर्म के आधार पर। बहुत बड़ी पीड़ा थी बंगाल की जनता के अंदर कि हमारा बंगाल अगर बंगाल ही ना रह गया। ऐसे माहौल पैदा हो गए थे वहाँ पर कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को बोला कि हम अगर बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करना चाहते हैं तो हमें स्टेट गवर्नमेंट फेंसिंग की परमिशन भी नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ से जो मूवमेंट होती थी, वो मूवमेंट, वो जो लोग आते थे यहाँ पर, वो उन लोगों की वजहों से बंगाल की डेमोग्राफी ख़राब होती जा रही थी। और वही एक वजह थी कि पहली बार चुनाव आयोग को भी बहुत बहुत हम बधाई देंगे कि उन्होंने इतने बेहतर तरीके से चुनाव करवाया। कई बार एक क्वेश्चन भी उठता था कि इतनी सेंट्रल फोर्सेस वहाँ भेजी गई, लेकिन इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया कि पहले जो चुनाव होता था बंगाल में, वो अलग अलग फेसेस में होता था, और इस बार जो फेसेस थे वो बहुत कम हो गए थे। और क्योंकि एक ही साथ सब जगह चुनाव कराना था और सुरक्षा भी देनी थी, तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ही वहाँ बढ़ानी पड़ी। और ये प्रेरोगेटिव भी जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है, उन्हें पता होता है कि हमें कितनी फोर्सेस चाहिए, कहाँ चाहिए। आज ये देखिए कि बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि तुष्टिकरण की राजनीति अब बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अब ये देखिए कि एक प्रदेश ऐसा है जहाँ हमारे पास एक भी सीट नहीं हुआ करती थी, केरल। केरल के अंदर भी हमने 3 सीटें निकाली हैं, और हमारा लगातार वहाँ पर वोट परसेंटेज भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक दुखद बात यह है कि आप केरल में देखिए, यूडीएफ की जो है जीत हुई है। अब हम जब नॉर्थ में बैठ के यूडीएफ के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि यूडीएफ की नीति क्या है। यूडीएफ एक अलायंस है जो कांग्रेस पार्टी का और मुख्यतः मुस्लिम लीग का है, और मुस्लिम लीग नॉर्थ केरल के अंदर अपनी मेजॉरिटी रखती है, मैक्सिमम मुस्लिम वोट वहाँ पर हैं, और एक तरफा, मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 98% रेशियो रहा उनकी जीत का। जिस देश के अंदर विविधता है, जिस देश के अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग लोग करते हैं, अपनी डेवलपमेंट के आधार पे करते हैं, विकास के आधार पे कराते हैं, अपने देश में किस तरीके की हमारा प्रदेश योगदान देगा इस आधार पे करते हैं। लेकिन अगर ऐसे हमारे देश के अंदर अगर इस तरीके की पार्टी जो धर्म के आधार पर चलती हो और एक तरफा उसे वोट पड़े, तो ये भी कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं, घातक संकेत है आगे के लिए। तो वो जो कांग्रेस पार्टी की केरल के अंदर जीत हुई है, उसके पीछे का भी जो मुख्य उद्देश्य है और जो नीति उनकी रही है, वो नीति रही है धर्म आधारित, मतलब केवल और केवल मुस्लिम आधारित नीति रही है। और मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, ये बात जो सरकार में लोग वहाँ पर एलडीएफ में थे, उन्होंने इस बात को बोला कि कांग्रेस और यूडीएफ केरल की डेमोग्राफी ख़राब करना चाहते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा गौर कीजिए, चाहे वो असम हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो केरल हो। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगह जब चुनाव लड़ा तो हर प्रदेश के अंदर ये कह के लड़ा कि हम अपने देश के अंदर अपने भारतवासियों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन केरल के अंदर भी जब चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी, तब भी कहीं ना कहीं धर्म आधारित उनकी नीति होती है, मुस्लिम तुष्टिकरण उनकी नीति होती है। वही नीति उन्होंने केरल में अपनाई, वही असम में अपनाते थे, और वही नीति उन्होंने वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपनाई। और तीनों प्रदेशों की जनता ने इसका बेहतर जवाब दिया है। जिस नीति के तहत कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है पूरे देश में, उस नीति के तहत उन्हें एक और राज्य मिल गया है जिसको हम केरल कहते हैं। और हमारी 3 सीटें आई हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारी 3 सीटें ही आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, और उसके बाद हम सीधा 70+ पर गए वेस्ट बंगाल में, और तीसरी बार में हमने सरकार बनाई। तो यही जो सीट है हमारी, ये केरल के अंदर भी 3 आई हैं। अगली बार हम बहुत भारी नंबर्स के साथ केरल में आएंगे, और देखिएगा
बहुत नहीं तो तीसरे टर्म में हमारी सरकार केरल के अंदर ममता होगी। बनर्जी कहती हैं काउंटिंग के टाइम पे उन्हें अंदर जाना नहीं दिया गया, मारा पीटा गया है। तो चुनाव आयोग पर साफ साफ है ना वो बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग की वजह से जीता है, सब धांधलेबाजी की गई है। वो बंगाल की जनता को गाली निकालने का काम कर रही हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि बंगाल की जनता ने उनसे बदला लिया है। हम पिछली बार भी सरकार बना सकते थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहाँ एक ऐसा माहौल था, लोगों को यकीन नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और ये उनका कहना होता था कि अगर हमने आपको वोट किया और आपकी सरकार ना बनी तो दीदी हमें जीने नहीं देगी हमारे प्रदेश के अंदर। तो एक खौफ का माहौल होता था। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का विचार पूरे बंगाल के अंदर था, हर घर के अंदर था, उन्होंने करज दिखाया, साहस दिखाया और बाहर निकल के उनको नीतियों के खिलाफ, उसको शासन के खिलाफ एकजुट होकर के अपना मैंडेट दिया। मुझे लगता है कि दीदी को समझना चाहिए, मैं बार बार इस बात को बोलूँगा, तुष्टिकरण की राजनीति से और केवल मुस्लिम वोटों के आधार पर इस देश के अंदर तो सरकार नहीं बनाई जा सकती है। पप्पू यादव को कुछ कहेंगे? पप्पू यादव कहते हैं कि बीजेपी अगर आई और ममता दीदी नहीं जीत पाई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सब कुछ मतलब संघर्ष करना छोड़ दूंगा। पप्पू यादव ने भी ये स्टेटमेंट मैं पैसे बांटना छोड़ दूंगा जो व्यापारी करते हैं वो। देखिए, पप्पू यादव जी को छोड़ देनी चाहिए राजनीति। आप ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये प्रश्न तो उनसे उठना चाहिए कि अब आप कब राजनीति कब छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इवन कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है, कई बार उसके कार्यकर्ता ऐसी सोच नहीं रखते हैं जैसे उनकी पार्टी उनको नीति देती है राजनीति करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। अंदर से उनके मन में भी कहीं ना कहीं पीड़ा होती होगी कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे जो हमारी मेजॉरिटी है हिंदू समाज के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। जिस तरीके की नीतियाँ मुझे दी गई हैं राजनीति करने के लिए, बहुत मजबूरी होती है उनकी भी, उन्हें सब समझ में आता है। राजीव जी, बंगाल में आज कई जगह टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, आगजनी भी हुई। वजह थी जय श्री राम और जय बंगला के नारों। बंगला तो जय रहेगा ही रहेगा और सोनार बंगला हम बना करके दिखाएंगे। अब ये देखिए कि बंगाल वो जगह होती थी, कलकत्ता वो जगह होती थी जहाँ पूरी दुनिया ने जब इन्वेस्टमेंट करना होता था तो सबसे पहले वो कोलकाता आते थे। और दूसरी बात, जितनी भी कंपनियों के बड़े ऑफिस होते थे, कॉरपोरेट ऑफिस होते थे, वो सभी कहीं ना कहीं कलकत्ता में होते थे। आज आप जा कर के देखिए, आपको कोई बड़ा इंडस्ट्री का ऑफिस आपको वहाँ नहीं मिलता, सब वहाँ से पलायन कर चुके हैं। वो भी कहीं ना कहीं उन कुनीतियों की वजह ही थी कि जिस तरीके से वहाँ से उद्योगों का पलायन हुआ। और मुझे लगता है इस बात का अंदाज़ा सबको होगा, अगर नहीं होगा तो आप पढ़िएगा ज़रूर। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी कि जब बिरला साहब ने बोला था कि अब मैं दोबारा पश्चिम बंगाल नहीं जाऊँगा, तो कितनी दुर्गति उनके साथ हुई थी, कैसा व्यवहार उनके साथ हुआ था। हम अपने सभी दरवाजे बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए पश्चिम बंगाल के लिए खोलने वाले हैं ताकि पश्चिम बंगाल के युवाओं को पश्चिम बंगाल के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो। सर, लेकिन किसको जीत के जीत का बाद श्रेय ये किसको दंगे देना वाला चाहोगे? माहौल जो बन रहा है और अभी। जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? क्या आपको उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में इतनी सीट आप ले पाओगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि इस चुनाव को बंगाल की जनता ने लड़ा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, जैसे आपने कल देखा प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बोला कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने जो योगदान दिया है मैं उसका ऋणी हूँ। और उन्होंने अपने आप को भी कार्यकर्ता कह के ही संबोधित किया कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी है इस जीत का श्रेय उसको जाता है। लेकिन इस चुनाव को जो लड़ा है वो बंगाल की जनता ने लड़ा है, क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर ऐसे हालात हों, डर का माहौल हो, उसके बावजूद अगर उस प्रदेश की जनता एकजुट होकर बाहर निकल रही है आपको उम्मीद नहीं? और अपने राजीव जी, एक प्रदेश अंतिम को, सवाल। फरीदाबाद में बंगाल के काफ़ी लोग रहते हैं, उनका कहना होता था कि जब हम फरीदाबाद में आते हैं तो लगता है कि भारत में रह रहे हैं, लेकिन जब बंगाल में जाते हैं तो लगता नहीं था कि अपने देश में रह रहे हैं, वहाँ कुछ अलग माहौल था। बिल्कुल अच्छी बात राजपूत जी आपने बोली है। आप ये देखिए, हम कई बार इस दिल्ली में बैठे हैं तो हमें बंगाल समझ नहीं आता, हम नॉर्थ में बैठे हैं तो हमें केरल समझ नहीं आता, हम यहाँ बैठे तो हमें ईस्ट समझ नहीं आता। कई बार इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे को ट्रैवल करना पड़ता है, वहाँ बैठ कर के लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो जो बंगाल से आने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ रहता है उसको ज़्यादा एहसास होता है कि वहाँ किस तरीके का माहौल है। और जैसा आपने बताया कि वो खुद बताते हैं कि हमें लगता है हम अपने देश से परदेश में जा रहे हैं,
दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये फीलिंग अगर उनके अंदर आ रही तो सोचिए कितना बड़ा खौफ का माहौल हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो करेज और साहस है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में रहने वाले जो बंगाली थे उन्होंने ही बंगाल की जनता को दिया कि जिस तरीके के अवसर हमें मिलते हैं दूसरे प्रदेशों में वैसे बंगाल के अंदर क्यों नहीं मिल सकते हैं। मेरे पास तो यहाँ आप तक लोग 20 स्टेट में आ गए हो। इसमें मोदी का मैजिक है या अमित शाह का रणनीति? देखिए मोदी जी का एक नेतृत्व, और लास्ट क्वेश्चन है कि मतदाताओं का ममता आप लोगों के फेवर में रहा इस बार? मतदाताओं का ममता नहीं, मतदाताओं की ममता ममता मैंने है। यही बोला आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर तो हर व्यक्ति चाहता है कि डबल इंजन की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो। जिस पार्टी का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हो और जिसके रणनीतिकार इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हों और जिसके पास इतना युवा नेतृत्व हो अध्यक्ष के नाते नितिन नवीन जी के रूप में, तो मुझे नहीं लगता, और जिसके कार्यकर्ता इतने उत्साहित और इतने एनर्जी से भरे हुए हों, उस पार्टी को किसी प्रदेश के अंदर डिफीट देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया कुछ वजहें ज़रूर हो सकती हैं जिन वजहों से कांग्रेस ने आज कुछ प्रदेशों के अंदर सरकार बनाई, कर्नाटका के अंदर सरकार बनाई, तब भी देखिए धर्म आधारित वहाँ पर उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई और यहाँ तक नीतियाँ बनाई कि वहाँ ये बोला गया कि सरकारी जो ठेके होते हैं, जिसके आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ टेंडर लगता है, जो भी टेंडर में L1 होता है उसको ठेका मिलता है, लेकिन वहाँ ये बोला गया कि जो सरकारी ठेके हैं वो भी, उसके अंदर भी मुस्लिम समाज के लिए कोटा रखा जाएगा। तो आप सोचिए कि सरकारी ठेकों में भी धर्म के आधार पर काम दिया जाएगा। ऐसी कल्पना कभी कभी आपने इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर करी थी? लेकिन ऐसे हालात बने हैं। तो जहाँ जहाँ भी इनकी सरकार बनी है, जिन नीतियों के तहत बन रही हैं, वो नीतियाँ आज तो इनकी किसी प्रदेश में सरकार बना सकती है, लेकिन कल को इनके पतन का वही कारण बनने वाली है। 2 साल पुराना TVS के आया विजन तमिलनाडु में, उसके बारे में टेलीविजन देखिए एक बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा बदलाव तमिलनाडु के अंदर हुआ तो तमिलनाडु की जनता ने भी दिखाया कि हमें किस तरीके की लीडरशिप चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देंगे। युवा हैं और वो मूवी जगत से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई अपने प्रदेश के अंदर। अपनी सरकार के खिलाफ जो उनकी कुनीतियाँ थी उसके खिलाफ उन्होंने कदम उठाए और वहाँ की जनता ने उसको सराहा भी और आज उनको बड़ा मैंडेट भी दिया। साथ मिलकर सरकार बनाएंगे बीजेपी? तो देखिए, कांग्रेस ने ऑफर कर दिया। मैं आपको ये बताता हूँ कि हम पूरे देश के अंदर आज तो आप अगर आप देश का मैप उठा करके देखेंगे तो आपको भगवा ही भगवा नज़र आता है। जिन जगहों पे भगवा नहीं है उसको गौर कीजिएगा। जिन जगहों पर भगवा नहीं है उन जगहों की डेमोग्राफी देखिएगा पहले। अब जम्मू कश्मीर की बात करिए, केरल की बात करिए, तो वहाँ पर जहाँ पर इस देश के प्रति प्रेम का विचार कम हो जाए, कुछ वक्त के लिए तो हो सकता है कि किसी के पास नंबर्स ज़्यादा हों किसी एक धर्म के और किसी के पास दूसरे धर्म में, जो हम आते हैं मान लीजिए हिंदू समाज के अंदर ही, हिंदू समाज में विविधता है, सब लोग विवेक के साथ वोट करते हैं, वो देखते हैं परखते हैं उसके बाद अपना वोट डालते हैं। वो धर्म के आधार पर नहीं डालते हैं, वो कर्म के आधार पर डालते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है इस बात को देख करके कि इसी देश के अंदर अगर धर्म के आधार पर आरबी मुस्लिम लीग काम कर रही हो और कांग्रेस उनके साथ अलायंस करके चल रही हो तो कैसा भविष्य वो भारत का देखते होंगे। तो इसीलिए भारत की जनता पूरी तरह से जागरूक है और वो जानती है कि मुझे अपने भारत को कैसे बनाना है, उसको सेव करके रखना। स्टेट में आपको रणनीति के तौर पर बुलाया गया, कई स्टेट में देखा और वहाँ रिजल्ट भी बहुत बेहतर रहे हैं। कोई ऐसी कोई रणनीति विपक्ष की पार्टियों को बता दो जिसमें वो भी सरकार बना पाए। मैंने आपसे बोला एक ही रणनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ दें, हमें एक बेहतर विपक्ष मिल जाएगा, इस देश के मुद्दे उठाएगा, इस देश में भारतीयों के मुद्दे उठाएगा। भारतीयों के मुद्दों को छोड़ करके अगर केवल इस्लामीकरण करने की कोशिश करेगा तो ये देश उसे बख्शेगा नहीं। राहुल गांधी के लिए कुछ शब्द बोलो। राहुल गांधी जी के लिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता हैं, वो खुद ही पीड़ित हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे राहुल गांधी। नेक्स्ट वर्ड यूपी और पंजाब। अब पंजाब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का होगा, यूपी भारतीय जनता पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा, और उत्तराखंड आपको पता है हमारी ही सरकार है। मणिपुर के अंदर भी एक बेहतर चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ आने वाले चुनाव हैं वहाँ पे भी जो कसर है बची कुची
वो हम पूरी करेंगे। ठीक। तो पंजाब में भी हमारी सरकार बनेगी। अब की बारी पंजाब की सरकार